दोस्तों नमस्कार, मैं राकेश श्रीवास्तव। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के जाने के बाद अब नए उपराष्ट्रपति के चुनाव की हलचल तेज हो गई है। एनडीए ने अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी है। महाराष्ट्र के मौजूदा राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को एनडीए ने अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि विपक्ष इंडिया गठबंधन की तरफ से आज होने वाली बैठक में इसका निर्णय लिया जाएगा कि आखिर उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार कौन होंगे। कई नामों की चर्चा चल रही है, लेकिन इसमें 3 जो प्रमुख नाम हैं उन नामों का जिक्र करना जरूरी है। इसरो के पूर्व वैज्ञानिक स्वामी अन्नादुरई ये पहला नाम है। दूसरा डीएमके के सांसद तिरुचि शिवा और तीसरा महात्मा गांधी के परपोते तुषार गांधी। इन 3 नामों की जोरदार चर्चा हो रही है। इन्हीं 3 नामों में से एक नाम फाइनल किया जाएगा। इसके बाद एनडीए और विपक्ष दोनों तरफ से उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार की नाम की घोषणा हो जाएगी। एनडीए ने रविवार को इसके नाम की घोषणा कर दी थी। उसके बाद से ही एनडीए की तरफ से सीपी राधाकृष्णन के नाम पर सहमति बनाने की कोशिश तेज हो गई है। जेडीयू ने इसे लेकर अपना समर्थन पहले ही घोषित कर दिया है और तमाम विपक्षी दलों से भी एनडीए की तरफ से संपर्क करने की कोशिश की जा रही है, ताकि सीपी राधाकृष्णन के नाम को फाइनल किया जा सके और उन्हें उपराष्ट्रपति बनाया जा सके। वहीं इंडिया गठबंधन ने 3 नामों की चर्चा जो चल रही है उसमें तुषार गांधी का जो नाम शामिल है वो बड़ी समस्या एनडीए के लिए पैदा कर सकती है, क्योंकि तुषार गांधी महात्मा गांधी के परपोते हैं और उनकी जो वैचारिक लड़ाई विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच चल रही है उसमें यह नाम काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि महात्मा गांधी के परपोते खुले तौर पे इंडिया गठबंधन के जो दल हैं उनके साथ खड़े नजर आते रहे हैं और समय समय पे उनका भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के प्रति एक खींच नजर आती रही है। ऐसे में अगर तुषार गांधी का नाम फाइनल होता है तो निश्चित रूप से सीपी राधाकृष्णन और तुषार गांधी के बीच सांसदों को अपना उम्मीदवार तय करने में बड़ी मुश्किल हो सकती है, क्योंकि तुषार गांधी के नाम का विरोध करने का मतलब है सीधे तौर पे महात्मा गांधी के विचारों से किनारा करना। और कोई भी विपक्षी दल ये नहीं चाहेगी या सत्ता पक्ष में भी बैठे हुए कई दल ऐसा नहीं चाहेंगे कि महात्मा गांधी के परपोते के नाम की खिलाफत की जाए। तो दूसरी तरफ एनडीए ने भी सीपी राधाकृष्णन का नाम सामने लाकर विपक्ष के कई दलों के लिए टेंशन बढ़ा दी है। दरअसल सीपी राधाकृष्णन तमिलनाडु से आते हैं और तमिलनाडु के आने की वजह से चूंकि 2026 में तमिलनाडु में विधानसभा का चुनाव होना है, इसलिए स्टालिन और महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है उसकी टेंशन बढ़ गई है। अब सवाल ये उठता है कि महाराष्ट्र की जो उद्धव ठाकरे पार्टी है और दूसरी तरफ तमिलनाडु में जो स्टालिन की सरकार चल रही है, क्या वो सीपी राधाकृष्णन के नाम का समर्थन करेंगे? क्योंकि 2026 में जब विधानसभा के चुनाव होंगे तो ये मुद्दा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उठाया जा सकता है। अगर स्टालिन सीपी राधाकृष्णन के नाम का विरोध करते हैं तो ये मुद्दा भारतीय जनता पार्टी भजाएगी और कहा जाएगा कि तमिलनाडु से जब एक उम्मीदवार को उपराष्ट्रपति बनाने की कोशिश की गई, उसके नाम को आगे लाया गया तो स्टालिन ने डीएमके ने इसका विरोध किया। इसी वजह से ये माना जा रहा है कि स्टालिन के सामने ये असमंजस की स्थिति हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे की शिवसेना आखिर क्या करेगी, क्योंकि महाराष्ट्र के राज्यपाल के तौर पर सीपी राधाकृष्णन काम कर रहे हैं और अभी तक का जो कार्यकाल रहा है महाराष्ट्र में सीपी राधाकृष्णन का, उनका विवादों से फिलहाल नाता नहीं है। ऐसे में उद्धव ठाकरे की शिवसेना इसका विरोध भी नहीं कर पाएगी। संजय राउत ने इस बीच एक बयान दिया है कि सीपी राधाकृष्णन अच्छे व्यक्ति है, उनका अभी तक कोई विवाद नहीं रहा है, उन्हें मेरी शुभकामनाएं। इससे समझा जा सकता है कि शिवसेना आखिर क्या करने जा रही है। हो सकता है कि शिवसेना इसका समर्थन कर दे, क्योंकि इससे पहले भी शिवसेना कई बार यूपीए में रहते हुए भी एनडीए गवर्नमेंट के जो उम्मीदवार थे उसका समर्थन कर चुके हैं और कई बार एनडीए में रहते हुए वो यूपीए की जो सरकार के जो उम्मीदवार थे राष्ट्रपति के उसका समर्थन कर चुके हैं। आप समझना ये जरूरी है कि आखिर इस चुनाव में होने क्या जा रहा है। तो ये चुनाव
कई पिछले चुनावों से अलग होने वाला है, क्योंकि कहने को तो ये उपराष्ट्रपति का चुनाव है, लेकिन जिस तरह से विपक्ष और सत्ता पक्ष दो बड़े खेमों में बंट चुका है और जिस तरह से पिछले कुछ समय से दोनों गठबंधन के बीच बड़ी खाई नजर आ रही है, ऐसे में कई चीजें तय हो जाएगी। अगर शिवसेना या दूसरी कोई पार्टी सीपी राधाकृष्णन का समर्थन करती है तो उसका इंडिया गठबंधन के साथ टकराव पैदा होना स्वाभाविक है और आने वाले दिनों में यह दिख भी सकता है। वहीं अगर सीपी राधाकृष्णन का समर्थन विपक्ष के किसी और दल ने भी किया तो उसके साथ भी इंडिया गठबंधन में बने रहना मुश्किल हो सकता है। सेम यही स्थिति एनडीए गवर्नमेंट के साथ भी हो सकती है कि अगर एनडीए की तरफ से तुषार गांधी का नाम फाइनल होने पे कोई पार्टी समर्थन करती है तो उसके लिए भी एनडीए में रहना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि फिलहाल चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के खास निशाने पे है। जिस तरह से राहुल गांधी चुनाव आयोग के बहाने भारतीय जनता पार्टी पे लगातार निशाना साध रहे हैं, उसके बाद ये चुनाव होना है और जगदीप धनखड़ की विदाई के बाद से जिस तरह से विपक्ष जगदीप धनखड़ के साथ अन्याय होने की बात कह रही है, उसे देखते हुए ये जानना बेहद जरूरी है कि क्या आने वाला उपराष्ट्रपति भारतीय जनता पार्टी का उसी तरह से सपोर्ट करेगा या उसी तरह से हाँ में हाँ मिलाएगा जिस तरह से जगदीप धनखड़ मिलाते थे, या एक ऐसा न्यूट्रल व्यक्ति होगा जो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को साथ लेकर चलने वाला होगा। लेकिन सीपी राधाकृष्णन के साथ सबसे बड़ी बात यह है कि वो आरएसएस के समर्थक रहे हैं, आरएसएस के से जुड़े हुए रहे हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने सीपी राधाकृष्णन का नाम क्यों चुना ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि आरएसएस का दबाव बढ़ता जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी पर इसका असर हो रहा है। इसी वजह से 15 अगस्त के जो भाषण हुई लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री की, उसमें भी उन्हें आरएसएस का जिक्र करते हुए आरएसएस का महिमा मंडन करना पड़ा। ये फिलहाल अचानक से नहीं हुआ है, ये भारतीय जनता पार्टी की फिलहाल मजबूरी बन गई है, क्योंकि आरएसएस का भारतीय जनता पार्टी पे दबाव बढ़ता जा रहा है। और इसी बीच उपराष्ट्रपति के नाम पर सीपी राधाकृष्णन का नाम फाइनल होना ये बताता है कि आरएसएस पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन पर पूरी तरह से काबू पा चुकी है और इसी वजह से सीपी राधाकृष्णन के नाम का चयन किया गया है, क्योंकि वो आरएसएस के सबसे बड़े समर्थक है। लेकिन यही समर्थक होना एनडीए के लिए मुसीबत भरा साबित हो सकता है, क्योंकि विपक्ष में बैठे हुए कई लोग ऐसे हैं जो आरएसएस से जुड़े हुए किसी भी व्यक्ति का सपोर्ट नहीं करेंगे। इसमें कांग्रेस, राजद और तमाम जो दूसरे दल हैं वो शामिल हो सकते हैं। ऐसे में सीपी राधाकृष्णन को तय बहुमत मिलेगा या नहीं मिलेगा ये वोटिंग के बाद ही साफ होगा। लेकिन सीपी राधाकृष्णन का जो चुनाव है वो जगदीप धनखड़ की तरह आसान नहीं रहने वाला है, क्योंकि जब जगदीप धनखड़ का चुनाव हुआ था उस समय टीएमसी जैसी पार्टियां भी लगभग सपोर्ट में थी, यानी वोटिंग के समय वो बाहर हो गई थी। तो इसका मतलब ये था कि अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने जगदीप धनखड़ के लिए रास्ता साफ कर दिया गया था, यानी टीएमसी भी समर्थन कर रही थी। वो उस वक्त हो रहा था जब जगदीप धनखड़ जब बंगाल के राज्यपाल थे तो उनका ममता बनर्जी के साथ रिश्ता सबसे खराब रहा है। ऐसे में क्या सीपी राधाकृष्णन को जगदीप धनखड़ या उससे ज्यादा का सपोर्ट मिलेगा, यह फिलहाल सवाल है, क्योंकि जगदीप धनखड़ के नाम पे सहमति बन गई थी। वो सहमति सीपी राधाकृष्णन के साथ बनती नजर नहीं आ रही है, क्योंकि उनके साथ आरएसएस का तमगा जुड़ा है और अब विपक्ष में बैठा कोई भी दल आरएसएस के साथ खड़ा होने को तैयार नहीं है। ऐसे में इस बार का उपराष्ट्रपति का चुनाव कई मायने में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है और तुषार गांधी का नाम अगर फाइनल होता है तो वो ट्रंप का इक्का साबित हो सकते हैं। सत्ता पक्ष में बैठे हुए कई पार्टियों को समर्थन देने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है महात्मा गांधी के नाम पे। ऐसे में देखना होगा कि इस चुनाव में क्या होता है, लेकिन दोनों ही तरफ से ऐसे पत्ते फेंके गए हैं जिसे लेकर यह समझना जरूरी है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव सबसे बड़ी पॉलिटिक्स में साबित होने वाला है, क्योंकि एक तरफ सीपी राधाकृष्णन का नाम फाइनल करके एनडीए ने कई दलों में सेंधमारी का प्रयास किया है, वहीं जिस तरह के नाम इंडिया गठबंधन के तरफ से सामने आ रहे हैं, अगर उनमें से एक भी नाम फाइनल होता है तो निश्चित रूप से ये चुनाव काफी खास और टकराहट भरा हो सकता है और इसके परिणाम भी दिलचस्प सामने आएंगे।
आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे श्रोता हैं तो आप हमें जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार।